अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में 3 सगे भाइयों को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वजह अनात सिर्फ गाड़ी पर बच्चे को बिठाना बताया जाता है। इस वाक़े के अंदर पुलिस ने अब तक कितने मुल्जिमान को हिरासत में लिया है, मुदई यानी मकतूलीन के वर्सा, पुलिस की तफ्तीश और हमारे कानून की जो सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं उससे कितने मुतमईन हैं, माहिर कानून इस केस के बारे में क्या राय रखते हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या शादरा टाउन के इलाके में पेश आया था, जहां पर इब्तदाई तौर पे ये मालूमात मिली थी कि बच्चे गली में खेल रहे थे और गाड़ी जो थी उनके घर के आगे खड़ी हुई थी, और जब उनको मना किया कि गाड़ी के ऊपर वो ना बैठें, उससे गाड़ी का ख़राब होने का अंदेशा है, तो इस बात की रंजिश जो थी मुल्ज़िमान ने दिल में रखी और फिर जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 सगे भाई जान की बाजी हार गए, और जिनमें से 2 जो थे वो शादीशुदा थे और एक जो थे वो अपना पढ़ाई कर रहे थे और उनके एग्ज़ाम जो थे वो होने वाले थे। इस केस के अंदर खुशकिस्मती से बच जाने वाले मकतूलीन के भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, वालिद और दीगर अजीज़ कार भी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक ही मोहल्ले में रहते हुए ऐसा क्या हुआ, ऐसी किस बात की रंजिश हुई, सिर्फ क्या गाड़ी की वजह थी या इसके अलावा कोई और भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से मुल्ज़िमान ने इतनी अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में इनके 3 सगे भाई जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। तमाम तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। मोहतरम, एक तो इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि आपके 3 सगे भाइयों को मामूली सी रंजिश के ऊपर कत्ल कर दिया गया। हुआ क्या उस रोज़, कब इन लोगों को आप कैसे जानते हैं, कब से जानते हैं, ये भी मोहल्लेदार थे, कब से रह रहे थे, क्या तफसीलात क्या हैं पर? मैं एक्चुअली बाय बर्थ यहाँ से ही था। जब से मैं यहाँ कॉलोनी में हूँ वहाँ तब से ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं स्टार्ट से ही। तो इवन डैड इनके साथ ऐसे ताल्लुकात थे कि जैसे लोग ये समझ रहे थे कि हम ये हमसाए नहीं कि रिश्तेदार हैं। इन्होंने हमें अपनी मतलब कि घर में आना जाना, हमें एक पाला भी इन्होंने, हमारे घर में आके काम किया। इवन डैड जो असगर नामी बंदा है वो मेरे वाले साहब के पास 15 साल उसने मुलाजमत की है एज ए ड्राइवर, और उसके अलावा भी इसके जो उसके वाले साहब थे उनके साथ भी ऐसे ताल्लुकात थे कि जो भी मामलात थे, जो भी किसी किस्म की ज़रूरत होती तो मेरे वाले साहब वो पूरी करते थे, हमसाए होने के नाते भी, और इसके अलावा बहुत करीबी ताल्लुकात भी थे इनके साथ। चूँकि उस दिन जो वक़ुआ हुआ ऐसा था कि हम मेरे कुछ अजीज़ कुछ बाजी आए थे वहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद से, मिला था बाहर बलबल का, तो गाड़ी खड़ी की थी हमने अपने घर के बाहर। जब गाड़ी खड़ी की तो एक बच्चा था उनका गुलाम बास, तो उसे मना किया कि आप गाड़ी के बोनट पे ना खेलो, उसे मना करके हम आगे अंदर। 15-20 मिनट बाद भाई फिर गया, उसने देखा कि एक और लड़का उसने अपने साथ बैठाया कि गाड़ी के बोनट पे उछल कूद कर रहा है, उसे पकड़ के अपने बाजू पकड़ के उसके घर के अंदर दे आया कि बेटा ऐसे नहीं करो तो जाओ। और जब भाई वापस आने लगा उसने अपनी वालदा को अंदर जाके रशीदा बीवी को पता नहीं क्या क्या ये रब भी जानता है, उसने अंदर से गलीज किस्म की गाली गलौज स्टार्ट कर दी बड़ी ऊंची ऊंची। उसके बड़े 2 बेटे भी बाहर आ गए। इतने में वाले साहब थे, मोहल्ले में कॉलोनी के जितने लोग थे सब बाहर आ गए। उसे मना करते रहे, मना करने के बावजूद भी वो औरत मना ना हुई। हमें मजबूरन 15 पे कॉल करनी पड़ी। 15 पे जब कॉल की तो पुलिस ने कहा कि आप बेहतर है कि आप मुतलका थाने में एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दें, हम किसी जगह रेड पे आए हैं, हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं उसी टाइम पे मुतलका थाने गया, थाने जाके एप्लीकेशन दे के वापस आ गया। एप्लीकेशन देने के बाद तकरीबन 2.5 घंटे गुजरे थे। 2.5-3 घंटे के बाद अचानक से ये लोग आते हैं उसी रोज़ सेम डे घर पे आते हैं। इन्होंने असगर नामी बंदा घर नॉक करता है, दरवाज़ा लॉक करने के बाद बड़े भाई को आवाज़ देता है। बड़े भाई का नाम हाफिज़ ताहिर महमूद है, चूँकि नॉर्मल रूटीन में उसने महमूद करके आवाज़ दी है। तो भाई नॉर्मल रूटीन में बाहर आए हैं, अभी दरवाज़ा खोला ही है, एक कदम बाहर था उनका, सीधा उनके गले फायर लगा। फायर जब लगा उनके गले पे वो नीचे गिरे। एक और भाई को फायर लगा, साथ ही दूसरे भाई उठ के उन्हें पकड़ने के लिए बाहर आए हैं।
अभी बाहर पहुंचते उन्हें भी फायर लग जाता है। तीसरे भाई भी अभी बाहर आए हैं, उन्हें भी फायर लग जाता है। वालिद साहब थे, बहनोई थे मेरे, चूँकि वो बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। वेरी नेक्स्ट डे हमारे घर पे एक प्रोग्राम था मिलाद शरीफ का, उसके बावजूद भी डिस्कशन चल रही थी। हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसे कोई रंजिश या कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई बात भी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने एक प्री प्लान बुला के इसी तरह अचानक से ये इंसिडेंट सिर्फ 5 से 10 सेकंड में उन्होंने मेरे तीनों भाइयों को फायर किया है। मैं उनके पीछे भागा, उन्होंने मुझे भी फायर किए हैं। महल्लेदार बाहर लपके स्ट्रेट फायर किए उन पर, महल्लेदारों पर भी। वो तकरीबन वो एक जगह पे नहीं थी, चूँकि हमारे घर की तरफ एक रॉड से लगे हुए थे। रबी अव्वल का महीना था, रोशनी थी हमारे घर, प्रॉपर रोशनी, उनकी तरफ अंधेरा भी था। और कुछ लोग गली में थे, कुछ छत पे थे। गली में जो लोग थे वो 5 से 6 कस थे, और इससे ज़्यादा कोई 5-6 कस कोई नामालूम थे जिसे मैं नहीं जानता, वो छत से मुसलसल फायर कर रहे थे। जब वो गली के जो मोहल्ले के लोग बाहर निकल के उनकी तरफ लपके हैं, फिर वो फायरिंग करते करते भागे वहाँ से। तो हमने फिर 115 पे कॉल नहीं थी जा रही, फिर अपनी मदद आपके तहत हमने हॉस्पिटल ले गए, शिफ्ट किया वहाँ पे। तो एक भाई की तो डेथ हो चुकी थी वहाँ पे जाते ही, दूसरे भी सांसें चल रही थी। वहाँ पे भी जो रेस की कसर थी डॉक्टर ने पूरी कर दी है। जब इमरजेंसी में ले गए वहाँ पे, जब भाई पहुँचे एम्बुलेंस में, तो ना तो वहाँ पे कोई बंदा था कि उन्हें एम्बुलेंस में कोई बंदा उतार दे स्ट्रेचर लेके, कोई भी नहीं था। हमने वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत स्ट्रेचर लेके भाई को अंदर लेके इमरजेंसी में ले गए। और वहाँ से एक और अलमिया ये था, वहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था, सारे यंगस्टर थे। उनकी इंप्रेशन, उनकी फेस इंप्रेशन ये बता रहे थे कि वो एक दूसरे की आंखों में सवाल कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो 5 से 6 5-7 मिनट वो मुसलसल उसके साथ लगे रहे। फिर उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बे 5 में हमें शिफ्ट किया। वहाँ पे भी डॉक्टर्स, वहाँ तक मेरे दोनों भाइयों की सांसें चल रही थी, वो बाकायदा सुन भी रहे थे। जब वहाँ पे ऊपर पहुँचे हैं तो वहाँ पे भी कुछ सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था, तो वहाँ कोशिश करते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे जब मेरे भाइयों की दोनों की डेथ हुई है, तो फिर बाद में कुछ सर्जन, कोई सीनियर डॉक्टर्स आए जब मेरे भाई एक्सपायर हो चुके थे। तो मेरे अल्लाह की तरफ से ये तो था, तय था। लेकिन सारी फायरिंग के दौरान एक उनका शख्स भी जख्मी हुआ, वो कैसे हुआ? वो उनकी अपनी ही फाइट से हुआ है, क्योंकि ये अंधाधुन फायर कर रहे थे, कुछ छत से थे, कुछ नीचे थे। वो एक्चुअली वो फायर अब्बू की तरफ था, बाकायदा वो अब्बू को टच भी होके उसको लगा है। उनके अपने ही फायर के, हाँ वो उनके अपने ही फायर से उसे फायर लगा है। चूँकि हम तो नहाते थे, ना तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं था, ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई दावत थी, किसी किस्म का कोई 1% भी होता, कुछ भी नहीं था इनके साथ किसी किस्म की दुश्मनी। जब आप लोग उनको इतना पुराना जानते हैं और आप बता रहे हैं कि आपको हाथों में लेके वो पालते रहे हैं उनकी वालदा, और वो फिर आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ होगा कि वो इतनी तहस में, यानी गाड़ी की लड़ाई के ऊपर 3 भाई सगे भाइयों को कत्ल करना, आपको ये सर चीज़ समझ आती है कि सिर्फ इस लड़ाई के ऊपर किया, आपको लगता है कोई और मामला भी हो सकता है? नहीं, और मामला कोई नहीं। औरत का एक वैश्यपन है जो कि इन सब को उन्होंने प्री प्लान बुला के औरत के वर्गलाने पे, उनके वैश्यपन पे उन्होंने ये सारा इकदाम किया, जो स्टेप लिया, जो फायरिंग की है, मरवाया। चूँकि औरत भी ऑन द स्पॉट मौजूद थी, वो कह के उस टाइम इतनी वहशत में थी, वो कह के मरवा रही थी। तो ये सारी इसी औरत की ही वजह से, उसी की शैतानी की वजह से। जब गाड़ी खड़ी की तो बच्चे जो थे वो गाड़ी के ऊपर बैठ रहे थे, तो आप लोगों ने मना किया और अंदर भेज दिया। तो इतना पुराना आप लोगों का ताल्लुक था, यहाँ तो हो ना, ताल्लुक ना हो तो बंदा उसके अंदर गुस्सा वगैरह कर सकता है। इतना पुराना ताल्लुक था, उसकी भी हया नहीं की गई। फिर आपके वालिद, आप कहते हैं कि वो बाहर आए जब फायरिंग हुई, उनकी भी कोई हया नहीं की गई। सर कहते हैं ना, जम जर ज़मीन की 3 वो चीज़ें जो क्राइम का बायस बनती हैं, उसमें ये औरत भी ऐसी है। जब औरत की वैश्यपन में आती है तो वो कुछ नहीं देखती, कोई हया नहीं, इतने सनात, कोई लड़ाई झगड़ा, कभी डिस्प्यूट ऐसे नहीं था। इवन डेट हमें जब कोई मसला मसाइल होता, हम इनके बैठ के मसले सोल्व आउट करते थे। कोई मोहल्ले में कोई मसला होता, हम इनको बैठा के कंप्रोमाइज़ करवाते थे, सुलह करवाने। यही हमारी कोशिश रही है शुरू से। इंशाल्लाह भी कोशिश ये रहेगी हमेशा कि कोई भी हो, 2 फ्रीकैन के मोबाइल सुलह करवाना सबसे एक अच्छा काम। आप ये भी कहते हैं कि जब यहाँ पे फायरिंग हुई, जब ये आप लोग की तल कलामी हुई, तो आपने थाने जाके दरखास्त दी? जी बिल्कुल, दरखास्त दी। 115 पे कॉल भी की है, फिर दरखास्त भी दी है। आपने दरखास्त दी, ये लोग भी वहाँ पे थाने में आए? नहीं, ये एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं, सुनने में ये आया कि मुझे ये ट्रेस भी कर रहे थे, एप्लीकेशन भी मेरी, क्योंकि इनका प्लान था। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर जब आपने दरखास्त दी, आपने 115 पे कॉल की, अगर पुलिस तभी इसके ऊपर कोई एक्शन लेती, तो इतना बड़ा सानिया जो आपके घर में हुआ, ये रोनमा होना होता और इसको महफूज किया जा सकता था। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये पुलिस ऑन द स्पॉट अगर आ जाती, मौके पे पहुंच जाती, अमूमन इस तरह था, प्रिवेंटिव मेयर कर लेती,
तो ये यहाँ तक बात ना आ जाती पॉसिबिलिटी थी, लेकिन आपने चूंकि तो- पुलिस की ड्यूटी है, जब भी उसके पास अगर 15 पे कॉल आई पुलिस का, वहाँ पहुँचना ज़रूरी होता चले है। 15 पे नहीं पहुंची थी, लेकिन आपने थाने में जाकर दरखास्त दी, आप SHO या मुहर्रर वगैरह को भी मिले होंगे, आपने उनको बताया होगा। बिल्कुल। उसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन न लिया और उसके 2 घंटे के बाद ही उन्होंने आके फायरिंग कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर पुलिस ऑन द टाइम अगर वो एक्शन ले लेती तो यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। मुकदमा आपकी मुद्दत में दर्ज जी हुआ? मेरी मदद में हुआ। कितने लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया और अब तक क्या कार्रवाई पुलिस ने की? इसमें जो 6 नामजद थे नॉमिनेटेड जिनका मुझे पता था, और बाकी जो नामालूम थे जिनका मुझे नाम नहीं पता, 5 से 6 कस वो भी थे। इन्होंने बाहर से भी लोग बुलाए हुए थे, और अभी तक मुझे इन्वेस्टिगेशन ये पुलिस यही कह रही है कि पकड़ रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं, क्योंकि TLP का प्रोटेस्ट भी था। वो जब भी बात होती थी वो कह रहे थे कि चूँकि TLP के प्रोटेस्ट की वजह से पुलिस सारी वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो उस वजह से डिले भी था मामला। तो अभी तक कोई SH कोई गिरफ्तारी मेरे सामने नहीं आई, ना मुझे बताया गया। अंकल आप बताइएगा, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, बड़ा किया, उनकी शादियां की, और बिल आखिर एक मामूली सी मोहल्ले की लड़ाई ने 3 लख्ते जिगर आपसे छीन लिए। कहने में तो कुछ भी नहीं, क्या कहूँ, जो हुआ सो हुआ। बात यह है, वो कहते हैं ना, हाथ का पला हुआ सांप निकला। इनके हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे थे। ये जो औरत जब की आई है ना, इसलिए इसका बस फितन में फसाद ही करती थी। इसने पहले अपनी बेटी को कत्ल किया हुआ है, इस औरत ने एक अपने निवासी को कत्ल किया हुआ बच्चा। ये औरत जो है ना जी, जब से आई है इसने फसाद ही किया हुआ है पूरी आबादी में। लोगों से भी, हर एक से, हमारे से नहीं, हर एक के साथ उसके तल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो हम तो मजबूर थे। हमें लोग कहते थे ये इनके करीबी रिश्तेदार हैं, या इस किस्म की बात लोग करते थे। ज़्यादातर इसका जो ससुर था वो मेरा बहुत ही उसका तल्लुक था, बहुत ही दोस्ताना और अच्छा तल्लुक था, बरादर से भी आगे। तो ये जो लड़का है ये मेरे साथ रहा, ये मेरा शागिर्द भी था। फिर मैंने इसे गाड़ी चलाने के 12-13 साल मैंने इसे इसके साथ रखा, फिर गाड़ी चलाता रहा। फिर उसके बाद मैंने इसे रक्षा लेके दिया। वो गाड़ियों का काम जो था वो थोड़ा नहीं जा सकता था। फिर मैंने ये फारुक हो गया, फिर मैंने इसे रक्षा लेकर दिया। मेरे बच्चों को स्कूल लेके जाता था, लेके आता था। तो आपने एहसान, जैसे आपके बेटे भी बता रहे थे कि बेपनाह आप लोगों ने इन पे एहसान किए, इनको आप लोगों ने नौकरियां दी, इनका हर तरह से ख्याल रखा, फिर क्या हुआ होगा अंकल? बस ये जो औरत है ना, ये औरत जो थी ना, ये ऐसे समझ लें कि दहशत गया, ये वैशी किस्म की, यानी कि जब वो वैशी हो जाती थी कोई चीज़ नहीं देखती थी। जब ये गाड़ी पे हुआ पहले तो बच्चों ने कहा, मुझे पता चला बाल बोल रही थी। वो जो मेरा बेटा तैर मसूद जो वो इंजीनियर था, तो उसने मैंने जब बाहर देखा तो एक हाथ से ऐसे करता था, दूसरे हाथ से इशारा, मुँह से नहीं बोलता था, कहता था ना लकब कलाम ना बोलो, ना गलीज़ बातें ना करो, बस इतनी बात करता था। फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा रशीदा देखो कुछ हया करो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, किससे बात करती हूँ, देखो तुम्हारे शौहर का मेरा क्या ताल्लुक है, तुम्हारे ससुर का मेरा क्या ताल्लुक है। वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे उस दिन? नहीं, वो नहीं थे, वो बेचारा गया हुआ था कहीं ड्यूटी पे, गया हुआ या कहीं गया हुआ था। ससुर तो उसका फौत हो गया है ना। तो वो कहने लगी नहीं, हर थोड़ा सा नरम हुई तो अंदर चली गई। अंदर जाके फिर गाली गलौज देने शुरू कर दी, रफा दफा हो गया मामला। फिर लड़के निकल आए, बेटे उसके निकल आए। जब बेटे निकल आए, फिर एक जैसा होता है लड़ाई में, एक दूसरे से खिचखिचाइया हुआ, कुतबुताइया हुआ, तो लोगों ने मलेदारों ने फिर उनको छोड़ दिया, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया, अंदर चले गए। इतनी बात हुई, मैंने इसे कहा बेटे को, मैंने कहा भाई ये काम बड़ा गलत हुआ है, ये औरत बड़ी गलत है, इससे तुम अपनी इतला दे दो, अपना दफा करो, अच्छा होता है। तो इसने 15 पे कॉल किया, फिर उन्होंने अगले जिस आपको बता दिया इसने जो बात थी। तो वो पुलिस की तो चलो थी या नहीं थी, पुलिस भी आ जाती अगर, तो ये शायद मामला यहाँ तक ना बढ़ता। पुलिस तो आई नहीं है। उन्होंने ये शाम तकरीबन 5 बजे 4 और 5 के दरमियान का वाक़या है। तो पुलिस जनाब रात को, अगला वाक़या रात को 10 बजे का है। फिर वो नहीं आए, ना उन्होंने फ़ोन किया, ना हमें बुलाया, ना इनको बुलाया। तो कोई मसला जहन तक भी नहीं था कि भाई इतना किसी को, कोई बात तो इतनी हुई नहीं थी ना, मार कुटाई होती, कोई झगड़ा ज़्यादा होता फिर तो होती थी ना, मामूली सी बच्चों की आपस में हुई कश्म का, कुछ भी बात ना ख़त्म हो गई। तो वो भी जो था, फिर भी वो वहाँ भी गए, हम भी गए, वो बाद में गए, अब पहले चले गए थे। तो बहरहाल उसको किसी ने बताया जाके, वो बाकी या बच्चा आपको बताएगा उसका ऐसा टेस्ट हुआ या क्या हुआ, पुलिस की अभी कार्रवाई है, उस टेलीफोन के ज़रिए से क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया। पर हमें तो यही पता है कि इसने जो काम भी किया है
जानबूझकर किया अपने। 3 बेटे जिनमें से 2 की शादी हुई है, पोते पोतियाँ, अभी उन्होंने ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं होगा, वो बाप के साय से महरूम हो गए, आपके 3 सहारे छीन लिए गए, इस पे क्या कहते हैं? कितना मुश्किल है इस चीज़ को सब्र करना, इसके साथ ज़िंदगी गुजारना? ये तो आप ही जानते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ, या जिसको बीती है वो जानता है, या जिससे बीते वो जानता है। तो अब तो मेरे पास तो कोई बात करने को है नहीं, मैं करूँ। किस तरह का इंसाफ मांगते हैं? मैं तो ये इंसाफ मांगता हूँ, मुझे इंसाफ मिलना नहीं है, मुझे इंसाफ नहीं मिलना है। क्यों? इसलिए नहीं मिलना कि कोई यकीन नहीं, क्या मतलब? देखिए ये बात ये है ना, देखो आज तक उन्होंने उन लोगों को गिरफ्तार तक नहीं कर सका। वो आपका करते भाई क्या ताल्लुक है इनसे? ये मेरे जो शहीद हुए ये मेरे भतीजे थे, मेरे भाई। कैसे थे तीनों भाई? जी? कैसा ताल्लुक था आपसे? कैसी तबीयतन कैसे? ये तबीयत तो माशाल्लाह ऐसी है कि मैं अभी क्या बताऊँ आपको, ये मैं तो नहीं है, पूरी दुनिया में बताएगी उनके लिए तारीफ़, क्योंकि वो यहाँ की उनकी पैदाश यहाँ पे हुई है। आपसे करान थे दोनों भाई, और सबसे पूरे मोहल्ले में आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि उनका तल्लुकात कैसे थे। माशाल्लाह अभी तक किसी आदमी ने उनके बारे में ये नहीं कहा कि इनमें कोई गलत किस्म का कोई आदमी था। 5 वक्त के नमाजी थे, अपना रोज़गार कर रहे थे, अपनी मुलाजमत करके घर पे आते थे, ना किसी से गाल ना गलोच कुछ भी नहीं करते थे। तो वो हमारे गांव में भी जाते थे, हमारे मुल्क जाते थे, तो सब लोग उनकी तारीफ़ करते थे। भाई लास्टली आप बताइएगा, आप केस के मुद्दई भी हैं, खुद आप वकील भी हैं, सारे इस कानूनी प्रोसेस को भी समझते हैं, वालिद साहब के शिकवे भी आपके सामने हैं, उनको लगता है इंसाफ नहीं मिलेगा, कैसे इंश्योर कर रहे हैं तमाम चीज़ों को कि आप जो मुल्ज़िमान हैं वो सज़ा पा सकें? देखिए, जब ये अकरंस हुआ फर्स्ट टाइम का, चूँकि पुलिस मौके पे ना पहुंची, एप्लीकेशन की पुलिस ने एक्शन ना लिया, उसके बाद जब मुलज़िम पकड़े ना गए, इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते वालिद साहब तो कोई भी ये कहेगा तो इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। हमारा जो सिस्टम है जस्टिस का वो भी आपको पता है, हमारे जो जुडिशल सिस्टम, इसके अलावा जो भी मामलात हैं वो सभी को पता है। अगर लॉ की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो तो इसको हम फिर किसी हद तक ये कह सकते हैं हम इंसाफ की उम्मीद है, चूँकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये एक अकरंस हुआ है, दिन दिहाड़े का अकरंस है, सभी को पता है, सब कुछ मालूम है। तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो भी माशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन करना खूब से जानती हैं, उन्हें पता भी है, उन्हें प्रॉपर सब कुछ होने के बावजूद इवन डेट मुझे भी लाइव थ्रेट है अभी तक, क्योंकि हमारा जो सिस्टम यहाँ का है कि जो मुद्दई कराया गया जो उससे भी टपकाओ तो बात ख़त्म करें। तो चूँकि मुझे भी लाइव थ्रेट है, इवन डेट जो इंसान अपनी परेशानी में होता है, इसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बजाय मुल्ज़िमान को पकड़ के उनसे इन्वेस्टिगेट करने के कौन कौन साथ थे, कैसे आए, कैसे सारा कुछ सामने लाने के, मुद्दई को ही जब तंग करेंगे तो फिर इंसाफ की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रहेगी। जो क्वेश्चन एक्यूज पर्सन से किए जाने चाहिए वो मुद्दई से जब किए जाएंगे तो फिर इंसाफ तो नज़र नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। 3 लखते जिगर अपने खोने के बावजूद भी उनको यही लगता है कि स्टेट जो है वो उनको इंसाफ नहीं दे सकेगी, और मुल्ज़िमान जो हैं वो उस तरह से पुलिस उनको नहीं पकड़ने की कोशिश कर रही जिस तरह से पकड़ा जाना चाहिए। मुद्दई की आपने गुफ्तगू सुनी कि वो कहते हैं कि जो सवालात मुल्ज़िमों से करने चाहिए वो इनसे किए जाते हैं, और इनसे पूछा जाता है तमाम सवालात के बारे में कि वाक़या कैसे हुआ, कौन आया कौन गया, हालांकि ये इनके मुताबिक पुलिस का काम बनता है कि वो अपनी तफ्तीश सारी जो है मुकम्मल करे। इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा रूनुमा हो रहे हैं, सज़ाएँ क्यों नहीं मिल पाती, और अगर सज़ाएँ मिलें तो क्या उसका कोई इम्पेक्ट होगा ऐसे वाक़यात की कमी में, ये भी माहिरीन से जानते हैं। मकतूलीन के बुरसा की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि उनको हरगिज़ ये यकीन नहीं है कि उनको इंसाफ जो है वो मिल सकेगा, क्योंकि जो इस कत्ल में मुलविस अफराद हैं वो आज भी दंदनाते फिर रहे हैं, और चंद एक के अलावा किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी शिकवा है कि जब पहली दफ़ा उन्होंने
मुलजमान के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दी थी। अगर पुलिस उसी टाइम कोई कार्रवाई कर लेती तो ये इतना बड़ा सानिया ना होता। हमारे साथ माहिर कानून सैयद फराद अली शाह साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। शाह जी, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि जब भी कोई वक़ूआ होता है तो पुलिस को रब्ता किया जाता है, दरख्वास्त दी जाती है। 3 सगे भाई कत्ल हो गए, उससे पहले यानी कत्ल से 2.5 से 3 घंटे पहले मुक्तुलीन के भाई ने थाने में दरख्वास्त दी, 15 की, ना तो पुलिस मौके पे पहुंची, ना पुलिस ने कोई एक्शन लिया और उसके बाद इतना बड़ा सानिया हो गया। क्या वजह है कि इस तरह की पुलिस की मामूली सी नेग्लिजेंस इतने बड़े सानियात को जन्म दे देती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये एक पैटी मैटर था। बेसिकली वहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी, उनके दामाद ने, जो मकतूलीन के बहनोई हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी। वो आज़ाद कश्मीर से आए थे और गाड़ी खड़ी करने पे एक बच्चा लड़का जो था उस गाड़ी पे बैठा हुआ था, जिसको हमारे भाई ताहिर एडवोकेट ने मना किया कि हमारे मेहमान की गाड़ी, आप इस तरह से क्यों इस पे बैठे हैं। तो उसने ना सिर्फ गालम गलोच की बल्कि उसने क्रिमिनल इंटिमिडेट करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारा नुकसान करूंगा और तुम्हें इस बात का अब मज़ा आएगा कि क्यों तुमने मुझे मना किया और तुम मुझे किस तरह मना कर सकते हो। और ताहिर एडवोकेट ने उसकी एप्लीकेशन जो थी बर वक्त पुलिस को दी, जो अभी भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को इस संगीनी से इसको नहीं लिया और वो बड़े नॉर्मल कोर्स में इसको लेते रहे कि कोई मसला नहीं, आप महल्लेदार बीच में डाल के इस मसले को एमिकेबली सॉल्व कर लें। और उसके फ़ौरन कुछ टाइम के बाद ये वक़ूआ हो गया जिसमें नाहक 3 लोगों को जो है वो मर्डर कर दिया गया। तो मैं बिल्कुल आपके इस प्रोग्राम से आला ऐवानों में ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि देखिए, नाइंसाफ़ी जो है ना, देखें इस तरीके से कीजिए काम कि उसको इंसाफ भी फराहम हो और वो उसको सिक्योरिटी फराहम की जाए, ताकि उसके माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप हैं, वो इंसाफ मिलने की यकीन रखें कि स्टेट उन्हें इंसाफ देगी। जो मकतूलीन के वालिद हैं वो कहते हैं कि गो के जो मरकज़ी मुलजिम है और जो औरत है जिसके ललकारने के ऊपर ये सारा मामला हल हुआ, पुलिस ने बेशक हिरासत में ले लिया, लेकिन वो कहते हैं कि उनको हरगिज़ यकीन नहीं है कि इनको सज़ाएँ हो सकेंगी या उनके जो इंसाफ के तकाजे जिस तरह से वो चाहते हैं वो पूरे हो सकेंगे। जैसे आपने बताया कि जो मुद्दई हैं वो खुद भी वकील हैं, तो कहाँ पे ऐसे लकूनाज हैं कि उनके घर में कानूनदान मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी वो समझते, मुलजिमान भी पुलिस पकड़ चुकी, उसके बावजूद भी वो समझ रहे कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा और जो जिस तरह का वो जस्टिस चाह रहे हैं कि उनके बेटों को कत्ल किया गया, इसी तरह मैक्सिमम पेनल्टी मुलजिमान को भी दी जाए, तो कहाँ पे कमी है? देखिए, बात यह है कि कानूनदान क्या करेगा। कानूनदान ने FIR खुद तो दर्ज नहीं करनी, कानूनदान ने पिस्टल खुद तो नहीं उठाना। कानूनदान यही कर सकता था कि बार वक्त पुलिस को जाकर उसे इन्फॉर्म किया कि ये वक़ूआ हो गया और आप हमें सिक्योरिटी फराहम करें और जो लोग ये वक़ूआ करने जा रहे हैं उनको आप गिरफ्तार करें। क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज ऑफेंस अंडर सेक्शन 506, तो उन्होंने नहीं किया। अब इशू ये है कि वो इंसाफ किसी किस्म का नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनके 3 बेटों को जिन लोगों ने नाहक कत्ल किया, दिन दिहाड़े का अक्रस है, मिस्टेकन आइडेंटिटी का कोई इशू नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन उन्हें गिरफ्तार करे। तो शाह जी, जो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या कहता है, किस तरह की विटनेस को प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए और कहाँ पे यानी लकूनाज हैं कि वो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? देखिए, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट तो ये है कि आपको एक इंग्लिश सिस्टम आप लेके आ रहे हैं कि कातिल को या जो मुलज़म है उसको आप नज़र ना आए, कि आप उसको प्रोटेक्शन ये देंगे कि उसको आप उसकी सिक्योर कर देंगे, उसको उसकी आइडेंटिटी को सिक्योर कर देंगे। लेकिन दिस इज़ द डिफरेंट केस कि इसके अंदर एक आदमी के 4 ही टोटल बच्चे हैं, उसमें से 3 लोगों को कत्ल कर दिया, चौथा जो है वो इंसाफ लेने के लिए थाने नहीं जा सक रहा, वो इंसाफ लेने के लिए अदालत नहीं जा सक रहा। तो सबसे पहले तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सिक्योरिटी फराहम करना। शाह जी, फौजदारी के आप सैकड़ों केस कर चुके हैं, मामूली गाड़ी की तल्ख कलामी से शुरू होने वाली, बच्चे के गाड़ी पर बैठने से शुरू होने वाली तल्ख कलामी इस नहज तक पहुंच सकती है, या आप समझते हैं कि पीछे कुछ और चीज़ भी होगी जो अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आ सकती है, वो सामने नहीं आई, या आप कहते हैं कि इस तरह के वाक़यात होना मामूल बनता है? नहीं सर, इशू इज़ दैट 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हमारे माशरे के अंदर कि जिसने कत्ल किया उसको ये यकीन हो गया कि मुझे कोई सज़ा नहीं मिलनी, और जिसका कत्ल हुआ उसको ये यकीन हो गया कि मुझे इंसाफ नहीं मिलना। इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये है कि हमारा फरसूदा सिस्टम, पुलिस का फरसूदा निज़ाम, हमारी, अब देखें, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जब आप
लॉजिकली नहीं करेंगे, जब आप मॉडर्न डिवाइसेस की मदद नहीं लेंगे तो कोर्ट्स जो है किसी ख्वाहिश पे किसी को सजा नहीं देंगी, अप्रेजल ऑफ एविडेंस करनी है। तो पुलिस का फरसूदा निज़ाम जब तक तब्दील नहीं होगा, पुलिस टेक्निकल अंदाज में तफ्तीश नहीं करेगी, पुलिस मॉडर्न डिवाइसेस की मदद नहीं लेगी, उस वक्त तक ये मामलात हल नहीं होंगे। लोग एक दूसरे को गटेरों में कत्ल कर रहे हैं। क्यों कत्ल कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस अपनी वर्किंग नहीं कर रही। पुलिस अपनी सही वर्किंग करे, कलेक्शन ऑफ एविडेंस सही करे, सही चलान बनाए और अदालतों में जो है तो लोगों को सजाएं होंगी। क्योंकि लेकूनास जो है पुलिस पहले दिन छोड़ देती है, और अगर पुलिस लेकूनास छोड़ती है तो अदालतें जो है किसी की ख्वाहिश पर सजा नहीं देती, एविडेंस पर सजा देती हैं। और जब लैक ऑफ एविडेंस होता है तो सारा का सारा जो मलबा है वो अदालतों में पड़ जाता है कि जी पुलिस बड़ी मुश्किल मुल्ज़िमों को पकड़ती है और अदालतें छोड़ देती हैं। तो पुलिस की वर्किंग को चेंज करना पड़ेगा। फरसूदा निज़ाम बूटे ASI की सोच से हमें बाहर आना पड़ेगा। जुर्म जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल अंदाज में हो रहा है, लेकिन तफ्तीश उसी 1898 की सूरत हाल को लिए हुए है, तो इस तरह से नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया। इस सारे वाक़े का जो मरकजी मुलजिम है गुलाम रज़ा, वो हमारे साथ मौजूद है, जिसको CIA कोतवाली ने गिरफ्तार किया हुआ है। इससे जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्यों कर हुआ और इनकी क्या रंजिश चली आ रही थी। गुलाम रज़ा, ये बताओ उस दिन हुआ क्या, कैसे ये सारा वाक़या शुरू हुआ, कैसे फायरिंग की, क्यों की? सर मेरा भाई छोटा गुलाम मुस्तफ़ा वो बाहर गली में खेल रहे थे। उसके बाद मेरा भाई गुलाम बास वो भी बाहर मौजूद था। अच्छा। मैं घर के अंदर बैठा हुआ था तो मेरे भाई ने गाड़ी को छेड़ा शायद, तो हाफिज़ शाह ने आके कहा कि गाड़ी को ना छेड़ो। बच्चे थे, खेल रहे थे, पास ही गाड़ी खड़ी थी। फिर उसने पता नहीं पाँव लगा दिया, तो हाफिज़ शाह ने आके पाँव से पकड़ के ना गली में फेंका। उसके बाद सर मेरा भाई गया गुलाम बास, उसको भी मारा उसने। ठीक है, मेरी वालदा जब बच्चों के रोने की आवाज़ निकली है, मेरी वालदा बाहर दरवाजे में आई हैं, तो इन्होंने जो हाफिज़ ज़ीशान, ताहिर मसूद और जो इसका ताहिर महबूब, ठीक है सर, इन्होंने जो सा ना मेरी वालदा को बाहर गली में खींच लिया, गाली गलोच भी दी हैं और ठुड्डे भी मारे। ठीक है, मेरी वालदा गिर पड़ी हैं, तो सर महल्लेदारों ने हमें छुड़ा के तो अंदर कर दिया हमें। ठीक है सर, जब हम अंदर जा रहे हैं तो ये दोनों भाई कह रहे थे कि इनका वालिद भी यकूब भी वो कह रहा था अंदर से पिस्टल लेके आओ, ठीक है इनको बता देते। हम सर अंदर चले गए, मैंने 15 पे कॉल की है, 15 पे कॉल किया है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, मैं अपनी वालदा को साथ लेके थाना शादरा टाउन में गया हूँ। थाना शादरा टाउन में जब गया हूँ तो उधर मैंने एप्लीकेशन दी है। उधर से पहले से ही ताहिर महबूब जो वकील है ना इनका भाई, वो पहले से ही उधर मौजूद था, वो भी एप्लीकेशन लिख रहा था। अच्छा। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन दी है जाके, SHO साहब को वाक़या दिखाया मेरी वालदा ने कि देखें ये बाजू से जो खींचा था ना इन्होंने, वो कपड़े भी फटे हुए थे। ठीक है, तो SHO साहब ने कहा कि मैं मुलाजिम भेजता हूँ। सर हम घर आ गए हैं। ठीक है, इन्होंने जो सा ना जो ज़ीशान है इन्होंने लड़के भी बुलाए थे, वो लेकिन चले गए थे। उसके बाद मैंने अपने मामू को भी फ़ोन किया और मेरा भाई जो अमजद अली है, मेरा बहन भाई है, ठीक है, वो भी आ गए थे। ठीक है, मेरे वालिद साहब भी आए। मेरे वालिद साहब ने पूछा कि क्यों लड़ाई हुई है, मैंने सारा वाक़या उनको बताया। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं महल्लेदार है, मैं जाके पूछ लेता हूँ। अच्छा। मेरे वालिद साहब सब जब पूछने के लिए गए हैं, हाथ छुपाई हुई है। मैं बाद में गया हूँ तो मेरे वालिद साहब गिरे पड़े थे सामने दीवार के साथ और खून निकल रहा था सीने से। ठीक है, उसके बाद सर मैंने जाके फायरिंग की है। तुम्हारे पास पिस्टल कहाँ से आया? सर पिस्टल मेरे पास था। कहाँ से आया, कितना अर्सा पहले लिया था? वो तकरीबन 6-7 माह पहले लिया। क्यों लिया था? सर हमारा पहले भी जो सा ना मसला चल रहा था। किसके साथ? ये जब से ये सर वकील बना ना 2.5-3 साल से, इसने हमारा ना जीना हराम कर दिया। कभी FIR दे देनी, कभी 751 का पर्चा दे देना। लेन देन का तनाज़ा था, कोई जायदाद का तनाज़ा? सर लेन देन का कोई तनाज़ा ना था। ठीक है सर, कभी FIR दे देता सर, कभी 751 का पर्चा। हमारे घर जो है ना हम रेंट पे भी देते थे। ठीक है, जब किराएदार वगैरह कोई आते थे वैसे ही इसने 15 पे कॉल करके ना परेशान कर देना। तुमने पहले से सोचा हुआ था कि अगर अब इसने किया तो तुमने फायर मार देना इसे? सर 2.5-3 साल से ये परेशान कर। तीनों भाइयों को क्यों मारा? एक कैसे लड़ाई हुई होगी, 3 भाई क्यों मारे? सर वो जैसे ही आते रहे वो पिस्टल चलता रहा। तुम अकेले थे या और भी फायरिंग कर रहे थे? मैंने अकेले नहीं की है। और कोई नहीं था? और कोई नहीं था। वो तो कहते हैं 5-7 लोग। सर ये झूठ है, मैं हकीकी और ईमानी कुरानी बात कहूँगा। ठीक है, कुरान पे भी हाथ रख के कहूँगा कि मैंने तीनों को फायरिंग मैंने की है। और कोई नहीं था? और कोई नहीं था, ना किसी के पास पिस्टल था,
जो जैन लड़का है जो इन्होंने कहा कि FIR में, वो सिर्फ मेरे साथ मेरे वालिद साहब को लेके गया था हॉस्पिटल। तुम्हारे वालिद को किसने गोली मारी? सर इन्होंने मारी है लेकिन मैंने देखा नहीं है। इन्होंने फायरिंग गोली मारी, मेरे वालिद साहब गिरे पड़े थे। ये किसी के कहने पे तुमने किया है या बस तुमने खुद से ही कर दिया? सर मैंने खुद से किया, किसी के कहने से। किसी ने तुम्हें कहा हो कि ये कर दो? नहीं सर, किसी पैसे वगैरह लिए हो तुमने? नहीं, किसी ने नहीं कहा। ये 2.5-3 साल से हमारा इन्होंने ना जीना हराम किया था, जब से ये वकील बना था ताहिर महबूब। सही। आप मुलजिम, मरकजी मुलजिम जिसको करार दिया गया, उसकी गुफ्तगू सुन रहे थे। इसकी बातों में कितनी सच्चाई है और जो मकतूलीन के वसाइल खदशात पेश कर रहे हैं, जो उनको पुलिस से शिकवे हैं, उसमें कितनी सदाकत है, ये तमाम तफसीलात DSP CIA से जानते हैं। आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी। उनके ना सिर्फ बहुत सी ग्रीवियंसेस हैं, बल्कि उनका कहना है कि जिस तरह से तफ्तीश की जा रही है वो उससे मुतमिन नहीं है। उनका कहना है कि उनको इंसाफ होता दिखाई नहीं देता। उनके 3 लख्ते जिगरों को मुलजमान ने प्लानिंग के तहत मार दिया, जबकि वो ये भी कहते हैं कि लड़ाई जो थी वो गाड़ी के बोनट के ऊपर बच्चे के बैठने से शुरू हुई थी। सदाकत क्या है? क्या लड़ाई सिर्फ गाड़ी के बोनट पर बैठने से शुरू हुई थी? इससे पहले भी इनकी दावत चल रही थी? ये सारा माजरा क्या है? इस चीज़ को जानने के लिए DSP CIA कोतवाली फारूक असगर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। फारूक भाई, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत हाई प्रोफाइल केस है। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस किया हुआ है, IG पंजाब ने नोटिस किया हुआ है। डेफिनेटली आप पे बर्डन भी होगा। क्या तफ्तीश है, कहाँ तक पहुँची है? एक तो ये है कि इसमें सारे जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ्तार हो गए। अभी वो कुछ अगर वो कोई और हमें कहेंगे कि इसमें कोई कमी रह गई है, क्योंकि ये लोग मर्डर के फ़ौरन बाद ही बॉडियाँ लेके अपने गांव चले गए थे दफनाने के लिए। तो अगर इन्होंने कहा था जी कि हम आपके पास आएंगे, कोई एक आध और भी हमें इन पे शक है। वैसे कितना कलामी बात? जी सर। नॉमिनेटेड और नामालूम कितने इसमें? इसमें नॉमिनेटेड 8 बंदे हैं और नामालूम इन्होंने 2-3 बंदे रखे हैं। वो तकरीबन सारे ही गिरफ्तार। ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपने कहा जी कि वो एक सवाल किया था, क्या ये बोनट से बच्चे के बैठने से ही लड़ाई? तो लड़ाई तो ये उसी से ही शुरू हुई। उसके बाद जो इसकी, चूँकि ये सब लोग क्लोज हैं और इस पर SP CIA, DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन साहब जो हैं वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसमें अभी कोई फैसला नहीं हुआ, कोई डिसीजन नहीं हुआ, कोई हमने कंक्लूड नहीं किया कि कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल। 2-3 दहाइयों पे मुश्तमिल आपका तजुर्बा है। जी जी। CIA भी काटी है आपने, थाना लेवल भी काटी। सिर्फ गाड़ी पर बच्चा बैठने से ऐसी लड़ाई हो सकती है कि इतनी फायरिंग के 3 बंदे, 3 सगे भाई मर जाएं, और भी जख्मी हो सकते थे अगर खुशकिस्मती ना होती उन लोगों की? जी। एक तो ये है कि ये इंतहाई आमने सामने इनके घर हैं, क्लोज हैं, ये एक दूसरे को बहुत करीब से जानते भी हैं। बल्कि जो मुल्ज़मान हैं, इनका वालिद, इसके वालिद जो मकतूलीन हैं, उनके वालिद के पास एज ड्राइवर नौकर भी रहा है। अच्छा जी। और ये इनको यानी ये कहते थे जी कि हमारे घर के ये फैमिली मेम्बर थे, हम इनके हाथों में पले बढ़े हैं। ये मुझे जो इनके भाई बच्चे हैं उन्होंने बताया था, जो वकील हैं। सही। तो इसमें अभी चूँकि ना कोई भी बात करना कबल अज़ वक्त है, अभी इसको कई दफ़ा सुना जाएगा, कई दफ़ा इंटेरोगेशन होगी। तो अभी जो इब्तदाई है वो तो ये जो लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो उस पे वो अपनी राय दे रहे थे, और वो अभी सुनी सुनाई बातें, अभी वो इधर आएंगे, ये उनके सामने सारी इंटेरोगेशन का जो है इसकी जो कंक्लूजन है वो उनको बताई जाएगी। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये अपने कैफरे किरदार को पहुंचेंगे, सजा होंगे इंशाल्लाह। इसमें अभी तक जितनी आपने तफ्तीश की है, कोई ऐसी चीज़ सामने आई है कि ये पहले से प्लानिंग की हुई थी? जो मुल्ज़मान ये कहते हैं कि फायरिंग करने वाले 1 से ज़ायद अफराद हैं, 4-5 अफराद हैं, किसी ने ऊपर से फायरिंग की, किसी ने पीछे से की है, तो यकदम तो सारे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो कोई ऐसी चीज़ सामने आई कि प्लानिंग करके सबको बुलाया हुआ था कि ये जी, वो ये प्लानिंग का इसमें कुछ अंसर ज़रूर है, क्योंकि इनके जो मामू हैं, जो कातिल है,
उसका एक यानी जो खातून इन्होंने नॉमिनेट की है उसका भाई है, फिर इनका दामाद है, फिर इनका ये इनकी हम CDRs निकलवा लेंगे, इनकी लोकेशंस आ जाएंगी कि ये पहले कहाँ पे थे और फिर ये कब ये यहाँ पे पहुँचे। तो वो इंशाल्लाह ये सब लोग जो भी हैं, इनमें 2 हैं 10 हैं, जितने लोग हैं वो अपने सज़ा भुगतेंगे इंशाल्लाह। औरत के मुतालिक वो कहते हैं कि ये सारी वजह अनाज जो है वो औरत है जी। औरत ने ही ललकारा मारा कि इनमें से कोई बच के ना जाए, उसी ने फायरिंग की। औरत के कहने पे ये सारा मामला हुआ। ये किसी हद तक ये बात ठीक है कि औरत जो थी वो अगर थोड़ा अपना उनको एक्सप्लॉइट करती रही कि जी ये जैसे किसी को गुस्सा दिलाना, ये जालत की एक किस्म है कि औरतें जो हैं वो सम टाइम इतना बंदे को एक्सप्लॉइट करती हैं। तो फिर इसने फ़ोन किए, ये भी बात साबित है, इसने अपने हस्बैंड को किया है, बच्चों को किया है, अपने भाई को किया, अपने दामाद को किया है, फिर उनको बुलवाया इसी झगड़े के लिए। ये तो बात मतलब बिल्कुल यहाँ है। और इसमें कितनी सदाकत है कि ये जो खातून है ये पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता भी है, इसने अपनी बेटी और नवासी को भी कत्ल किया। नहीं, ये बात अभी तक तो सामने नहीं आई, शायद आगे मुल्ज़िम में से किसी का जो अभी तक आपके पास ज़ेर हिरासत है उनमें से किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला हो? इनमें से अभी तक तो किसी का नहीं है जी, और अभी आगे मजीद जो है वो पता चल जाएगा। CRO तो नहीं निकला। कितने अफराद के पास से असलहा वगैरह जो बरामद हुआ? अभी तो तकरीबन 1 बंदे से बरामद हो गया, अभी मजीद भी बरामदगियाँ हो रही हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई इश्यूज़ नहीं है। इसमें जो MTs हैं वो उससे पता चल जाएगा कितने लोगों ने फायरिंग की है। जो मकतूलीन के वालिद हैं जी। वो तो यानी स्टेट से बिल्कुल ही नाला दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इंसाफ की उम्मीद है ही नहीं। पुलिस कुछ भी करे, कोई भी कोशिश, जैसे आप दावा कर रहे हैं कि आपने तकरीबन तमाम मुल्ज़िमान पकड़ लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुद्दईयान जो है वो मुतमईन नहीं है, उसकी क्या वजह है? कहाँ पे फ्लॉ है? देखें आप ना, 3 बच्चे मर्डर हुए हैं और तीनों जो हैं वो एक से बड़ा है, एक है। तो उनका जो उनके लिए एक तो वो उससे अगले दिन ही अपने गाँव चले गए और अभी वापस आए हैं। अभी उनको जो लोगों ने बताया ना वो उनके माइंड में बैठ गया। ऐसी मेरा ख्याल है कि जब वो इधर आएंगे, तफ्तीश हमारी देखेंगे, तो उनके ये सारे बाम दूर हो जाएंगे। मुल्ज़िमान आप कह रहे हैं कि तकरीबन तमाम पकड़े गए हैं, लेकिन वो मुझे इंटरव्यू देते हुए बता रहे थे कि उनकी जानों को भी खतरा है। जो मुद्दई है वो कहता है मैं बाहर नहीं जा रहा, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, मेरी ज़िंदगी को बहुत पुलिस तो उनके घर के बाहर खड़ी है जी, जिस पहले दिन से खड़ी। अगर आपने देखा हो तो इन यूनिफॉर्म 2 कांस्टेबल जो हैं वो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं उनके घरों के बाहर। किस्म का खतरा है उनको? किस किस्म का खतरा? अगर वो जिससे खतरा है वो हमें बताएं, लोकल पुलिस को बताएं, खतरा उनका दूर करेंगे, पकड़ेंगे उनको, जेल भेजेंगे, सजा करवाएंगे उनको। खतरा अभी जो अगर इनसे है तो ये तो पकड़े गए, अगर इनके किसी और अजीज से है तो हम उनको भी पकड़ लेते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। DSP CIE कोतवाली फारूक असगर अवान साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। मुद्दईयों की आपने गुफ्तगू सुनी। मुद्दईयों का कहना है कि उनके साथ इंसाफ के तकाजे जो वो पूरे नहीं किए जा रहे, जबकि फारूक असगर अवान साहब का कहना है कि तकरीबन तमाम नॉमिनेटेड बंदे जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं। असलहा और दीगर चीज़ों की रिकवरी जो है वो जारी है और अभी तक इस चीज़ को डिटर्मिन नहीं किया जा सका कि वजह अनात क्या है। इब्तदाई तौर पे यही है कि गाड़ी के बोनट के ऊपर बैठने से लड़ाई शुरू हुई, लेकिन उनका कहना है कि और भी कोई वजह हो सकती है जो अभी ना तो तफ्तीश में सामने आई है, ना ही मुद्दईयों की जानिब से बताई गई है। लेकिन 3 सगे भाई जो हैं वो इस वाक़े के अंदर कत्ल हुए, जिसकी वजह से ना सिर्फ इलाके में खौफ हरास फैला बल्कि आला सतह के ऊपर भी एक जो था भूचाल सा आ गया कि शादरा जैसे मेन इलाके के अंदर 3 भाइयों को सरे बाज़ार फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अब मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, तफ्तीश की जा रही है और जिसका जो किरदार होगा उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।